राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में मनाए जाने वाला राष्ट्रीय दिवस है। भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ 23 जुलाई 1927 को बम्बई रेडियो स्टेशन से औपचारिक रूप से लॉर्ड इरविन के उद्घाटन कार्यक्रम से माना जाता है और यही तिथि देश में समाचार सेवा की शुरुआत की मानी जाती है, क्योंकि कार्यक्रम इरविन के उद्घाटन भाषण से ही आरंभ हुआ था। आज 23 जुलाई को पूरा भारत राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। रेडियो द्वारा प्रसारण का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। रेडियो के विकास की कहानी रोचक और संघर्ष से भरी रही है। रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ और रेडियो किस तरह से तब से अब तक विकास के विभिन्न पड़ावों को पार करता हुआ आज की स्थिति में पहुंचा है, जानना जरूरी है। अमेरिका और ब्रिटेन में ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के गठन के बाद भारत में भी इस दिशा में सोचा जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में रेडियो से पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 में बम्बई से शुरू हुआ। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बम्बई में इस केंद्र का उद्घाटन किया। उसी वर्ष 26 अगस्त 1927 को कोलकाता केंद्र का भी उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन ने किया। बम्बई प्रसारण केंद्र का उद्घाटन भाषण देते हुए लॉर्ड इरविन ने कहा कि प्रसारण के लिए भारत में विशेष संभावनाएं हैं। क्षेत्र का विस्तार और इसकी दूरियां इस देश को प्रसारण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बना देती हैं। मनोरंजन और शिक्षा दोनों ही दृष्टियों से इसकी संभावनाएं अधिक हैं। इरविन का यह कथन सही निकला और भारत में प्रसारण की संभावनाएं नजर आने लगी थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 1944 में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक अहमद शाह बुखारी के कार्यकाल के दौरान प्रसारण के विस्तार की योजना बनाई गई थी। स्वतंत्र भारत का पहला रेडियो स्टेशन 1 नवंबर 1947 को जालंधर में खोला गया। 1 जुलाई 1948 को श्रीनगर में रेडियो स्टेशन से प्रसारण आरंभ हुआ। इसके पश्चात देश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाए गए, जिससे प्रसारण को गति मिली। 1948 में पटना, कटक, पणजी, विजयवाड़ा, नागपुर, शिलांग, अमृतसर में प्रसारण के लिए केंद्र खोले गए। 1950 के बाद प्रसारण केंद्रों के संदर्भ में जो योजनाएं बनाई गईं, उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं में भी शामिल किया गया। तत्कालीन राष्ट्रीय चिंतकों ने इस बात को समझ लिया था कि मनोरंजन के साथ ही देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री बने। उन्होंने भारतीय संदर्भ में प्रसारण के विस्तार को नई दिशा प्रदान की। जिस समय देश का बंटवारा हुआ, तब 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचि और लखनऊ भारत में रह गए और 3 रेडियो स्टेशन लाहौर, पेशावर और ढाका पाकिस्तान में चले गए। लेकिन आजादी के बाद जब देश की स्थिति सामान्य हुई, तब प्रसारण के योजना और विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य को केंद्र में रखकर देश के कोने कोने में ट्रांसमीटर लगाने की दिशा में कार्य होने लगा। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जिसमें प्रसारण के विकास को भी प्राथमिकता दी गई। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात से रेडियो की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विश्व का सबसे बड़ा समाचार सेवा प्रभाग है। यह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सभी घटनाओं के विषय में समाचार एकत्रित करने वाला सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। रेडियो के एक प्रसारण कार्यक्रम का गौरवशाली इतिहास महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है। आइए मैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र का दौरा करना था और वहां डेरा डाले हुए 2.5 लाख भारतीय शरणार्थियों को संबोधित करना था। लेकिन चूंकि वे कुछ अपरिहार्य कारणों से कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके,
इसलिए उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो से गांधी जी के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने ब्रॉडकास्टिंग हाउस का दौरा किया और दोपहर 3 बजे शरणार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपिता की ऑल इंडिया रेडियो की इस ऐतिहासिक यात्रा के उपलक्ष्य में वर्ष 2001 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया। राष्ट्रपिता ने उन विस्थापितों को संबोधित किया जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे। गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने रेडियो के माध्यम से ईश्वर की चमत्कारी शक्ति के रूप में देखा है। रेडियो ने आजादी के आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं एक उदाहरण के साथ इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी के नाम संदेश रेडियो से ही प्रसारित किया था। 1941 के नवंबर में नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा जर्मनी रेडियो से प्रसारित हुआ था, लेकिन इसे संपूर्ण भारतवासियों ने सुना था। रेडियो के प्रसारण का कमाल देखिए कि संस्कृत नाट्य शास्त्रियों ने जिस साहित्य रूप को कभी दृश्य कहा था, वही आज रेडियो नाटक के रूप में श्रव्य बन गया है। संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत रेडियो नाटक के वे अस्त्र हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों के अन्य नाट्य रूपों को मात दी है। साहित्य की अन्य विधाओं का जो उद्देश्य होता है, वही रेडियो का भी है, लेखक के कथ्य को सहृदयों तक पहुंचाना। हाँ, इसमें इतना अवश्य है कि अभिव्यक्ति का माध्यम बदल जाता है। रेडियो नाटक रंगमंचीय नाटक से अनेक बातों में भिन्न है। रंगमंचीय नाटक की विशेषताओं की ओर देखें तो यह दृश्य भी है और श्रव्य भी है। वह आंगिक अभिनय की भी कला है और वाचिक अभिनय की भी। इसमें वातावरण और परिस्थितियों को दृश्य साधन से सूचित किया जाता है। पात्रों की वेशभूषा और मुद्रा दृश्य साधन से महत्वपूर्ण बनते हैं। रेडियो नाटक उपर्युक्त विशेषताओं से पूरी तरह वंचित है। इसकी मुख्य वजह है दृश्य साधन का अभाव। इसके बावजूद रेडियो नाटक प्रस्तुति में बेजोड़ है। एक सीमित अवधि में सारे कथानक को इस तरह फैलाना और समेटना कि उसका प्रवाह संपूर्ण अवधि में बना रहे। एक व्यापक कैनवास पर फैलाए हुए कथानक को समेटकर श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना इसकी विशिष्टता है। रेडियो नाटक में मनोवैज्ञानिक चित्रण जिस प्रभावी ढंग से होता है, शायद अन्य नाट्य रूपों में उतना संभव नहीं। जैसा मैंने पहले कहा कि संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत रेडियो नाटक के वे अस्त्र हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों के अन्य नाट्य रूपों को मात दी है। रेडियो पर प्रतीकात्मक पात्र जिस सजीव ढंग से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, वह विधा रंगमंच को उपलब्ध नहीं। दृश्यांतर भी रेडियो नाटक में बहुत आसान है। रेडियो नाटक प्रसारण के अपने लाभ हैं। एक ही समय में इसे असंख्य श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। तकनीक और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से रेडियो नाटक इतने व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है कि इसे लिखने के लिए किसी को आधार बनाया जा सकता है। सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आदि विषयों पर नाटक रेडियो बनाए जाते हैं और यही कारण है कि कौतूहल, जिज्ञासा, आत्मीयता और स्पष्टता के कारण श्रोता नाटक की ओर आकर्षित होते हैं। श्रोता को पूरा नाटक सुनने के लिए वह तैयार हो जाता है। पिछले दशकों में प्रसारण की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। संचार क्रांति ने प्रसारण की तकनीक को नई दिशा प्रदान की है। एनालॉग रिकॉर्डिंग के स्थान पर डिजिटल रिकॉर्डिंग अपनाया गया। आकाशवाणी के पास शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और एफएम ट्रांसमीटरों का विशाल नेटवर्क मौजूद है, जिसके कारण यह देश के कोने कोने में रहने वाले लोगों तक अपने प्रसारण को पहुंचाने में सक्षम है। नई तकनीक के आगमन से प्रसारण की पहुंच लोगों तक बढ़ी है। कई दशकों की सेवा के दौरान रेडियो प्रसारणों के 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश के अधिकांश भागों तक अपनी पहुंच बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। रेडियो सदैव मनुष्य की सबसे अनोखी रचना रहेगी।
चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, रेडियो सुनना हमेशा आनंद और पुरानी यादों का एहसास कराता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर ट्यून करें और कुछ बेहतरीन संगीत विविध भारती पर सुने। प्रत्येक देशवासी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।